Good morning. Good morning. Good morning. Very good morning. जय श्री राधे. जय श्री कृष्णा. जय श्री कृष्णा. जय श्री राधे. जय श्री राधे. Good morning. Good morning. Good morning. Very good morning. बाकी लोग कौन है? बाकी लोग कट रही आज. 1-2 मिनट वेट कर ले. बाकी लोग भी आ जावे और फिर शुरू करा आप. कॉम्प्लेक्स एनालिसिस जी में कल हमने शुरू किया था अनुकोण पट्टी चित्रणी यानी कन्फॉर्मल मैपिंग. कन्फॉर्मल मैपिंग है ना. कल हमने कन्फॉर्मल मैपिंग शुरू किया था. कन्फॉर्मल मैपिंग का सीधा सा मतलब ये था कि भाई कोई भी शेप, कोई भी आकृति जो हमारी जेड में प्लेन पे बनती है, मतलब जो इनपुट है, जो हमारा इनपुट है, इनपुट हम जो देंगे, जैसा देंगे, वैसा का वैसा आपको आउटपुट मिल जाए. हाँ, थोड़ा बहुत रोटेट हो जाए, चेंज हो जाए, ये बेसिक चीजें बदल जाए, लेकिन जो फैब्रिक है, फैब्रिक नहीं बदले. मतलब वो जो एंगल है वो बना रह जाए, एंगल चेंज ना हो. जो मूलतः हर किसी पॉइंट पे जो कोण बन रहा था वो कोण मेंटेन रह जाए, कोण चेंज ना हो. तो ऐसा कब तक हो सकता है, कौन कौन सी चीजों में हो सकता है, उनके बारे में हम बात कर रहे थे. और लास्ट तक हमने पढ़ लिया था प्रारंभिक रूपांतरण. तो ये कुछ प्रारंभिक रूपांतरण होते हैं. और प्रारंभिक रूपांतरण का मतलब होता है ये वो रूपांतरण है जिनसे आपके और रूपांतरण बनाए जा सकते हैं, है ना. ये बेसिक रूपांतरण है. प्रारंभिक रूपांतरण जिसमें था स्थानांतरण. स्थानांतरण में होता है कि आपका एक जगह से उठकर आकृति दूसरी जगह चली जाती है या ऊपर नीचे चली जाती है, दाएं बाएं खिसक जाती है, तो इसको स्थानांतरण कहते हैं. घूर्णन में आपकी आकृति सिर्फ घूम जाती है. मैग्निफिकेशन में आकृति बड़ी या छोटी हो जाती है. रोटेशन प्लस मैग्निफिकेशन में रोटेट भी हो जाती है, बड़ी छोटी भी हो जाती है. प्रतिलोम के बारे में हम पढ़ रहे थे. प्रतिलोम में क्या होता है कि आकृति पूरी की पूरी बदल जाती है, पूरी की पूरी आकृति बदल जाती है. शेप का कोई और शेप बन जाता है. ये बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है. इसको एक एग्जाम्पल द्वारा करते हैं जिससे सारी बात, एक फेमस एग्जाम्पल है और बड़ा सुंदर एग्जाम्पल है, उससे करते हैं जिससे सब कुछ क्लियर हो जाएगा. सदियों से चलता आ रहा एक खास एग्जाम्पल है कि मान लेते हैं कि आप एक स्ट्रिप आपके पास है जिसका आप रूपांतरण करना चाहते हैं. स्ट्रिप आपके पास है. स्ट्रिप का मतलब होता है पट्टी. एक पट्टी है आपके पास. मैं बराबर का चिन्ह भी नहीं लेता. ये मान लो एक स्ट्रिप है आपके पास. इस स्ट्रिप का आपको प्रतिलोम रूपांतरण करना है. प्रतिलोम रूपांतरण यानी W बराबर 1/Z जो है वो इसका आपको करना है और देखना है कि क्या ये आकृति का क्या होता है, इस आकृति का रूपांतरण क्या होता है. पहले तो ये आकृति क्या है, पहले हमें ये शेप डिक्लेयर करना पड़ेगा कि ये जो दिया हुआ है हमें, जिसे स्ट्रिप कहा जा रहा है, ये स्ट्रिप है क्या. पट्टी जिसको कहते हैं, गाजा पट्टी टाइप से पट्टी ये है. इस पट्टी का क्या महत्व है, ये पट्टी कैसी दिखाई देगी, और फिर इसका जब रूपांतरण W बराबर 1/Z, जब Z को रखकर W में कन्वर्ट करेंगे तो फिर W में ये आकृति कैसी दिखाई देगी, ये क्या बन जाएगा, है ना. ये देखना है हमें. तो बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, समझने के लिए सबसे प्यारा एग्जाम्पल है कि कैसे एक पट्टी है वो कैसे एक नया शेप ले लेती है. तो पहले पट्टी को समझ लो कि पट्टी है क्या. तो सबसे पहले चलते हैं हमारे प्लेन के ऊपर, जेड प्लेन के ऊपर. ये रहा हमारा जेड प्लेन. जेड समतल में इस तरफ एक्स आएगा, इस तरफ आपका वाई आएगा.
ठीक है। अब वहां पे गौर से करोगे, हमें y के वो मान लेने हैं जो 1/4 से बड़े हों और 1/2 से छोटे हों। y के वो सारे मान लेने हैं, यानी वो सारे पॉइंट्स लेने हैं जिनमें y का मान 1/4 से बड़ा और 1/2 से छोटा है। तो y बराबर 1/4 यहां मान लेते हैं, ये रहा 1/4 और 1/2 हम यहां मान लेते हैं, ये 1/2 है। यानी ये जो लाइन मैंने खींची है, इस लाइन पर y का मान 1/4 होगा। इस पूरी लाइन के ऊपर y का मान 1/4 होगा। मतलब ये लाइन तो हमें लेनी नहीं है, क्योंकि 1/4 नहीं लेना है, 1/4 से बड़ा लेना है। तो इस लाइन से ऊपर ऊपर चलते जाओ, इस लाइन से ऊपर वाले सारे पॉइंट ले लो। ये लाइन है y बराबर 1/2 की, तो इस लाइन से पहले पहले ही हमें पॉइंट लेना है, क्योंकि इस लाइन को अगर पार कर गए तो y का मान 1/2 से बड़ा हो जाएगा। इस लाइन को पार कर गए तो y का मान 1/2 से बड़ा हो जाएगा। तो 1/4 से बड़ा लेना है और 1/2 से छोटा लेना है। यानी हमें इस लाइन के, इस पट्टी के ऊपर का कोई भी पॉइंट ले लो, क्योंकि इन सारे पॉइंट्स पर आपके y का मान 1/4 से बड़ा है और 1/2 से छोटा है। ये सारे पॉइंट, मतलब ये जो पूरी सड़क है, इस सड़क पे स्थित हर बिंदु आपके क्षेत्र का बिंदु है, जिसका आपको रूपांतरण करना है और देखना है कि ये जो सड़क है, ये सड़क जब इस रूपांतरण के अंतर्गत गुजरेगी तो गुजरने के बाद ये सड़क क्या बन जाएगी, नई आकृति, नया शेप ये क्या ले लेगी। तो इसे कहते हैं पट्टी। ये पट्टी होगी, इस पट्टी का रूपांतरण कर रहे हैं और वो भी प्रतिलोम रूपांतरण के अंतर्गत। ये वो फॉर्मूला है जिसके तहत हमें इन पॉइंटों को, एक एक पॉइंट को उठाना है, एक एक पॉइंट को चुन चुन के उठाना है और रूपांतरण करना है। जैसे इस पॉइंट को उठाया, जेड को रखा, इसका डब्ल्यू निकाला, फिर डब्ल्यू प्लेन में इसका चित्र बनाया, फिर डब्ल्यू प्लेन में गए और इसका चित्र बनाया। ये रहा डब्ल्यू प्लेन। एक एक पॉइंट को वहां से उठाओ, यहां रखते जाओ, 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 और देखो कि ये जो पूरी पट्टी है ये क्या शेप ले लेगी, यहां आने के बाद क्या बनेगी। लेकिन ये प्रैक्टिकल बात नहीं है जो मैंने अभी बोला है। ये थ्योरेटिकल तो सही है, कई चीजें ऐसी होती है जो थ्योरेटिकली सही होती है लेकिन प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल होती है। सुनने में अच्छा लगा, वो होता भी ऐसे ही है। होता भी ऐसे ही है कि एक एक पॉइंट का रूपांतरण हो रहा होता है, हो रहा तो एक एक पॉइंट का होता है। जैसे डेटा है, आप जो इंटरनेट यूज करते हैं, एक्चुअल में तो डेटा एक एक बिट टाइप से आता है, एक एक बिट आपके पास आता है ना, एक एक। लेकिन सोचिए अगर एक एक बिट आए, एक एक बिट आए तो कितना अजीब लगे। आता बिल्कुल एक एक बिट में ही है, लेकिन वो थ्योरेटिकली वो ठीक है कि हाँ एक एक बिट में वो चलता आ रहा है। लेकिन जब हमारे पास वो आता है तो वो इकट्ठा होके आता है, वो साइट पूरी आती है। अब सोचो, एक साइट का आप वेबसाइट खोलते हैं और वेबसाइट का पहले एक डॉट बना, फिर दूसरा डॉट बना, फिर तीसरा डॉट बना, फिर चौथा डॉट बना, फिर पांचवा डॉट बना, तो कितना अजीब लगेगा आपको। यानी आधे घंटे तक खाली डॉट 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 बन रहे। तो वही बात है, होता तो ऐसे ही है, होता तो ऐसे ही डॉट 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 आते हैं, लेकिन डॉट 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 जो बहुत तेजी से आते हैं, जिससे वो सारी आकृति एक साथ हमें नजर आती है, तो हमारे लिए वो ठीक होती है। होता एक्चुअल में वही है जो मैंने बताया, डॉट 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 करके हर डॉट 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 सारे डॉट आते हैं, फिर आकृति बनती है। लेकिन वो सारे डॉट ऐसे नहीं कि धीरे धीरे करके आ रहे हैं, एक साथ आते हैं, जिससे वो आकृति में पता लग जाती है। तो रूपांतरण तो ऐसे ही हो रहा है, एक एक डॉट जो है वो रूपांतरित होकर डब्ल्यू प्लेन में आएगा और एक नया शेप बना लेगा। ठीक है, और कैसे होगा, इस तरीके से। इसमें आप जेड का मान रखेंगे, डब्ल्यू का मान निकाल लेंगे, जेड का मान रखेंगे, डब्ल्यू का मान निकाल लेंगे। फॉर एग्जाम्पल ये मान लीजिए, यही ले लेते हैं, एक छोटा सा एग्जांपल से ले लेते हैं कि यहां से मैंने कोई पॉइंट ले लिया, मैंने ये पॉइंट ले लिया, ये ले लिया, ये पॉइंट हमारा हो जाएगा 3/4 हो गया क्या, नहीं, ये 1/4 है, मतलब 0.25 है, ये 0.5 है। तो इसके बीच का एक पॉइंट ले लेते हैं, दोनों को जोड़ के 2 का भाग दे दो, तो ये हो जाएगा 3/4, 3/8 हो गया, ये 3/8 पॉइंट हो गया, है ना। तो z बराबर हो गया 0 + 3/8 आइटा। ये एक पॉइंट मैंने चुन लिया, ठीक है, एक पॉइंट मैंने यहां से, इस क्षेत्र में से कोई भी, ये पट्टी है, इस पट्टी में से कोई भी एक पॉइंट मैंने चुन लिया। फिर मैं क्या करूंगा, इस पॉइंट को ले जाके यहां रखूंगा, यहां रख के डब्ल्यू बनाऊंगा, जो कि हो गया मेरा 8/3 आइटा।
आयटा तो नीचे रह जाएगा, 8/3 आयटा, फिर आयटा से ऊपर नीचे गुणा करूंगा तो ये जाएगा मेरा माइनस का 8/3 आयटा, और माइनस का 8/3 आयटा यानी ये पॉइंट कहीं यहाँ कहीं बनेगा। वो पॉइंट जो वहां दिख रहा था वो रूपांतरित होकर यहाँ आ गया। ऐसे ही कोई और पॉइंट होगा, वो रूपांतरित होकर यहाँ आ जाएगा, वो रूपांतरित होकर आ जाएगा। लेकिन अब थोड़ी सी प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि ये एक एक पॉइंट नहीं है तो अनंत पॉइंट है। अगर मैं एक एक करके लाना शुरू कर दूंगा तो ये तो अनंत काल तक चलता रहेगा, ये प्रोसेस अनंत काल तक चलता रहेगा। तो मैं ऐसे नहीं करूंगा, मैं एक व्यापक तरीका अपनाऊंगा। क्या व्यापक तरीका? जैसे अब ये जो लिखा हुआ है इसको ध्यान से देखो, ये चीज कवर कर रही है पूरी पट्टी के हर बिंदु को कवर कर रही है ये। इस शर्त से तो पट्टी बनी है हमारी, अभी जो हमारी पट्टी बनी है वो इससे तो बनी है। तो ये समीकरण रूप जो होता है ये ज्यादा बेटर होता है, क्योंकि यहाँ पे आप इंडिविजुअल एक एक पॉइंट की बात नहीं करते। आपने समीकरण लिख दिया, समीकरण में सब कुछ आ गया, ये सारे पॉइंट आ गए, इवन इसके आगे भी है ये और इसके पीछे भी है, ये सारी पूरी पट्टी आ गई। ये जो अनंत सड़क है ना, ये पूरी सड़क का हर पॉइंट इसमें कवर हो गया। तो कुछ इस तरीके से समीकरण की भाषा में बात करो, ताकि एक समीकरण में हम जैसे गागर में सागर बढ़ने वाली बात है वैसा कुछ करें, ताकि समीकरण की भाषा में बात करें तो जल्दी से कवर हो जाए, बजाय एक एक पॉइंट पकड़ पकड़ के उठा के उसका रूपांतरण करें। होता तो एक एक पॉइंट करके ही है, लेकिन हमारे लिए वो प्रैक्टिकल नहीं है, क्योंकि हम अनंत बिंदुओं को एक एक करके उठा नहीं सकते। तो हमें कुछ ऐसा चाहिए कि सीधा कवर हो जाए। तो हम थोड़ा दिमाग लगाते हैं। दिमाग ऐसे लगाया कि हमने यहां से एक पॉइंट उठाया x, y, यहाँ जो भी पॉइंट होगा उसके कोई तो निर्देशांक होंगे, x, y होंगे, x, y होंगे। x पे कोई शर्त नहीं है, y पे शर्त है कि y का मान 1/4 से 1/2 के बीच में होगा। यहाँ से जो भी आप y लोगे उस y का मान 1/4 से बड़ा और 1/2 से छोटा। हाँ, x पे कोई शर्त नहीं है, x कितना भी हो सकता है, लेकिन y फिक्स है। y फिक्स है 1/4 से 1/2 के बीच में होगा। अब ये पॉइंट उठाया और इस पॉइंट को ले जाकर हम यहां रख देते हैं इस रूपांतरण के अंतर्गत, रख के W निकाल लेते हैं। W मतलब u, v निकाल लेते हैं, और फिर u, v को निकाल कर चित्र में ले आते हैं। ये प्रोसेस अपनाते हैं ताकि एक एक बिंदु चेंज करने के बजाय पूरा x, y को ही चेंज कर देते हैं u, v में, ताकि पता चल जाए पूरी आकृति क्या आएगी। ये बेटर चीज है बजाय सिंगल टू सिंगल गेम खेलने के, है ना। पॉइंट टू पॉइंट गेम खेलने के बजाय ये ज्यादा बेटर गेम है। आ जाओ, अब वहां से शुरू करते हैं। एक पॉइंट ले लिया, z बराबर, कहानी समझ में आ रही है कि हम पॉइंट पॉइंट क्यों नहीं खेल रहे? क्योंकि अगर हम पॉइंट पॉइंट खेलेंगे तो ये हमारे जीवन में तो कभी खत्म नहीं होगा। तो z बराबर मैंने x प्लस आइटा y ले लिया, w की जगह मैंने u प्लस आइटा v ले लिया, x प्लस आइटा y, ठीक है। z की जगह z का मान रख दिया, w की जगह w का मान रख दिया। अब मैं इसका परिमेयकरण कर देता हूं, x माइनस आइटा y से गुणा, चिन्ह बदलकर ऊपर नीचे से गुणा करने पर ये हो गया x माइनस आइटा y, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। वास्तविक भाग से वास्तविक भाग की तुलना काल्पनिक भाग से काल्पनिक भाग की तुलना, u बराबर हो गया x बटा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये हो गया u और v, भाग दे देते हैं v में u का भाग देने पर, v में u का भाग दूंगा तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कट जाएगा, माइनस वाई बटा एक्स आ जाएगा। वजह गुणा कर दो, vx बराबर हो जाएगा vx बराबर माइनस यू वाई, और x बराबर हो जाएगा यू वाई बटा v। ये x का मान आ गया। x का मान ले जाके समीकरण में रख दो। समीकरण, इसे नाम दे देते हैं 1, इसे नाम दे देते हैं 2, मान 1 में रखने पर
मान समीकरण 1 में रखने पर। आगे नए पेज पे चलते हैं। x का मान एक में रखने पर, तो ये हो गया हमारा था समीकरण 1 था u बराबर x बट्टा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यही था x बट्टा एक्स स्क्वायर, और x का मान आया माइनस वाई यू वाई बटा वी, माइनस यू वाई बटा वी बटे माइनस यू वाई बटा वी का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, माइनस यू वाई बटा वी बटे वाई स्क्वायर कॉमन, लघुत्तम में वी स्क्वायर आ जाएगा, ये हो जाएगा यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर बटा वी स्क्वायर। पलट के ये ऊपर चला गया, एक वाई से एक वाई कट गया, एक वी से एक वी भी कट जाएगा, वी ऊपर चला जाएगा तो माइनस यू वी हो जाएगा बटा बटे आ गया वाई और यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर। वज्र गुणा कर दो, वज्र गुणा करने पर यू वाई बराबर हो गया, और साथ में इसको भी ले आओ, यू वाई ब्रैकेट यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर बराबर माइनस यू वी, यू से यू कट करने पर यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर, वाई को बट्टे में भेजने पर वी बटा वाई, यू स्क्वायर प्लस वी बटा वाई बराबर 0। अब हमारे पास y के मान है, y के मान रख के यू वी का समीकरण हमें मिल जाएगा। y के हमारे पास दो मान है, वैसे तो y के हमारे पास अनंत मान है, लेकिन हम सिर्फ इस लाइन का और इस लाइन का रूपांतरण ज्ञात करने वाले हैं। हम पहले ये देखने वाले हैं कि ये जो लाइन है, ये वाली, ये जो लाइन है y बराबर 1/4, इस लाइन का नाम है y बराबर 1/4। ये लाइन क्या बना रही है, और ये लाइन y बराबर 1/2, ये लाइन क्या बना रही है। इन दोनों लाइनों की आकृति पता करते हैं। तो पहले देखते हैं y बराबर 1/4 क्या बनाएगा। y का मान 1/4 रखने पर, जैसे y का मान 1/4 रखूंगा, यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर बराबर हो जाएगा 4v। ठीक है, ये 4v हो गया। अब मैं दोनों तरफ 4 जोड़ देता हूं, दोनों तरफ 4 जोड़ने पर इधर भी 4 जोड़ दिया और उधर भी 4 जोड़ दिया, और इसे ऐसे लिख लिया u माइनस 0 का स्क्वायर, और इसे लिख लिया v प्लस 2 का स्क्वायर, और इधर लिख दिया 4 को 2 का स्क्वायर। अब ध्यान से देखें, अगर u और v को x और y के हिसाब से ट्रीट करें तो ये बन गया एक वृत्त का समीकरण, x माइनस a का स्क्वायर प्लस y माइनस b का स्क्वायर बराबर r का स्क्वायर। ये वृत्त बना है, यानी आपका जब w समतल पे जो आकृति बनेगी वो एक वृत्त होगी, वो एक वृत्त होगी, और वृत्त भी वो होगा जिसकी केंद्र तो होगा 0 तथा -2 पर, 0 -2 पे केंद्र होगा और त्रिज्या 2 होगी। हमें एक ऐसा वृत्त प्राप्त होगा जिसका केंद्र जो है, केंद्र हो गया 0 माइनस का 2 और त्रिज्या होगी 2, यानी ये जो लाइन है ये आपका एक वृत्त बन जाएगी। जब आप W समतल पे इसको ले जाएंगे तो आपके पास ये एक वृत्त बन जाएगा, यानी शेप ऐसा होगा। ये मान लेते हैं 1 और 2 यहां मान लेते हैं, ये हो गया 0 -2, तो आपका ये एक वृत्त मिल जाएगा, दो त्रिज्या का एक वृत्त मिल जाएगा, और केंद्र होगा 0 -2, और ये डॉट 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 है,
ये डॉट 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 है, क्योंकि ना तो y बराबर 1 बटा पूरा 1/4 हमारे पास है ना, पूरा y बराबर 1/4 नहीं है, 1/4 से ऊपर वाला है। तो हमने तो सिर्फ ये जो लाइन है इस लाइन का रूपांतर निकाला था कि ये लाइन क्या बन जाएगी। तो ये लाइन पता चला कि ये लाइन जो है आगे जाके एक वृत्त बन जाएगी, ये लाइन एक वृत्त बन जाएगी। अब इसी प्रकार दूसरी लाइन का रूपांतरण भी निकालते हैं। दूसरी लाइन कितनी है, y बराबर 1/2, y बराबर 1/2 का रूपांतरण, कि ये लाइन क्या बनाएगी, y बराबर 1/2 का रूपांतरण। y का मान 1/2 रख दो समीकरण में, y का मान 1/2 रखने पर ये हो गया u² प्लस v² प्लस 2v बराबर में 0। दोनों तरफ एक जोड़ने पर, दोनों तरफ एक जोड़ने पर ये बन गया u माइनस 0 का स्क्वायर, ये बन गया v प्लस 1 का स्क्वायर बराबर 1 का स्क्वायर। यानी ये भी वृत्त बनेगा, ये भी वृत्त बनेगा जिसका केंद्र 0 माइनस 1 होगा और त्रिज्या, इसकी त्रिज्या 1 होगी। यानी ये जो दूसरी लाइन है ये भी एक सर्कल बना रही है, लेकिन इसका केंद्र 0 माइनस 1 है, मतलब ये वाला इसका केंद्र है और त्रिज्या है 1, तो इसका सर्कल ये बनेगा। ये सर्कल बन जाएगा, इसका मतलब अब ये हुआ, ठीक है, ये सर्कल बन जाएगा एक त्रिज्या का। क्लियर हो गया, ये दोनों बन गए। अब हुआ क्या, हमने क्या निकाला, क्योंकि मैंने जैसे समझाया था कि आप एक एक पॉइंट का रूपांतरण तो हम कर नहीं सकते, वो पॉसिबल भी नहीं है कि एक एक पॉइंट का मैं रूपांतरण करके दिखा दूं कि ये देखो ये एक पॉइंट रूपांतरित हो गया, ये दूसरा पॉइंट रूपांतरित हो गया, ये तो संभव है नहीं। तो हमने क्या किया, दूसरा तरीका अपनाया कि काम करते हैं एक्स वाई की फॉर्म में ही बात करते हैं, एक्स वाई लेते हैं और यूवी निकालते हैं और देखते हैं कि दिए गए समीकरण से नया समीकरण क्या बनता है। समीकरण से समीकरण खेलते हैं, बिंदु बिंदु ना खेल के समीकरण समीकरण खेलते हैं। जो समीकरण दिया है वो मैं रखूंगा और जो समीकरण आएगा वो बनाऊंगा। तो मेरे पास दो समीकरण थे, एक तो ये लाइन का समीकरण y बराबर 1/4, एक इसका समीकरण y बराबर 1/2। तो y बराबर 1/4 देके मैंने पता किया इस रूपांतरण के अंतर्गत कि जब y का मान 1/4 रखता हूं तो मुझे क्या मिलता है, y का मान 1/2 रखता हूं तो मुझे क्या मिलता है। तो मैंने देखा कि y का मान 1/4 रखने पे भी मुझे एक वृत्त मिल रहा है और 1/2 रखने पे वृत्त मिल रहा है। हाँ, ये बात अलग है कि दोनों ही वृत्त अलग अलग है, वो होने ही है, जब लाइनें अलग अलग थी तो वृत्त भी अलग अलग होंगे। दो अलग अलग वृत्त मिल रहे हैं, इसका केंद्र यहाँ है, उसका केंद्र यहाँ है। ठीक है, क्लियर हो गया ये बात, ये समझ में आ गई। ये यहां तक समझ में आ गई बात, ठीक है। अब क्या होगा कि ये जो पट्टी वाला एरिया है आपका, ये जो पट्टी वाला एरिया है ये वाला, अब ये पट्टी वाला एरिया इस दोनों वृत्त के बीच के एरिया के अंदर आ जाएगा। यानी हर बिंदु जो इस पट्टी पे है वो इस दो वृत्त के बीच में फंस जाएगा। यानी यूं मानो कि ये जो पट्टियां दिख रही है आपको, ये पट्टियां ऐसे रोल अप होके दो सर्कल के बीच में ये सारे पॉइंट्स कवर हो जाएंगे। यानी आपका जो रूपांतरण होगा वो इस तरीके से होगा जैसे दो पट्टियां रूपांतरित होकर एक दो सर्कल जो एक दूसरे को बिंदु मूल बिंदु पे टच करते हैं और इस टाइप की एक, जैसे जियो का सिंबल हो, है ना, जियो का सिंबल होता है तेल वाला, वो ऐसे ही होता है, उसके तरीके से वो पैक हो जाएंगे। यानी ये सारे पॉइंट्स यहां से उठकर यहाँ अंदर चले जाएंगे। इस तरीके का रूपांतरण यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो ये है पार्ट कि कैसे रूपांतरण होगा। तो ये याद रखिएगा, ये जो रूपांतरण है W बराबर 1/z, ये आपके शेप को पूरा बदल देता है, क्योंकि कल मैंने समझाया भी था, यहाँ पे आपका R बदल जाता है, यहाँ आपका कोणांक बदल जाता है। तो जब R और कोणांक दोनों ही बदल जाते हैं, और R भी कोई ऐसे नहीं बदल रहा कि भाई पहले 2 था फिर उसमें 1 जुड़ रहा है, ऐसे नहीं बदलता, पूरा व्युत्क्रम हो जाता है। मतलब जो दूर था वो नजदीक आ जाता है, जो नजदीक था वो दूर चला जाता है, जो नजदीक था वो दूर आ जाता है, जो दूर था वो नजदीक आ जाता है, जो कोण 30 पे था वो -30 पे चला जाता है। तो इस तरीके का बड़ा बदलाव आता है, तो उसका पूरा शेप जो है वो ही चेंज हो जाता है। तो कुछ का शेप कुछ और ही मिलता है। तो प्रतिलोम देखिए, ट्रांसलेशन जो स्थानांतरण था वो आपके शेप को नहीं बदलता, वो एज इट इज आपको रखता है, घूर्णन भी नहीं बदलता, आवर्धन भी नहीं बदलता, लेकिन प्रतिलोम जो है वो पूरे शेप को एकदम बदल के रख देता है, पूरा शेप बदल जाता है, मतलब आकृति क्या थी और क्या बन जाती है।
तो ये इसका एक अच्छा एग्जाम्पल है कि कैसे एक पट्टी दो सर्कल के बीच में पैक होगी, है ना। तो ये जो रूपांतरण हुआ ये कुछ ऐसा दिखा रहा है। मैं एक में ही चित्र बना देता हूं, एक के अंदर ही चित्र बना देता हूं। ये आपका है जेड के अंदर, ठीक है। कलर अलग अलग दे देते हैं, येलो कलर दर्शा देते हैं। दो प्लेन क्यों बना, एक ही प्लेन के अंदर दो डायग्राम भी बन सकते हैं अगर हम दो कलर का यूज करें, है ना। ये येलो कलर जो है, ये येलो पॉइंट्स जो है ये जेड प्लेन को दर्शाते हैं। जो जेड प्लेन के अंदर जो शेप है ये उसको दर्शाते हैं। और एक दूसरा कलर ले लेते हैं ग्रीन। ये ऐसे हुआ है, यू रूपांतरण। और ये हुआ किसकी वजह से, W बराबर 1/Z की वजह से। हमने यहाँ पे हर एक पॉइंट को उठाया है, ध्यान से समझना कि हुआ क्या है। हमने तो व्यापक रूप से इसको किया है क्योंकि एक एक पॉइंट से हम नहीं खेल सकते थे, हम पॉइंट पॉइंट नहीं खेल सकते थे। तो हमने क्या किया, यहाँ से एक पॉइंट उठाया और ये नहीं बोला कि ये पॉइंट के निर्देशांक क्या है। हमें पता है कि x, y के हिसाब से समीकरण समीकरण खेलते हैं। तो हमने समीकरण समीकरण खेला, x, y होगा, उसको ले जाके ये आपका z तैयार हो गया। इसको ले जाके यहां रखा, इससे W तैयार हो गया। W यानी u प्लस आइटा v तैयार हो गया। u प्लस आइटा v यानी u कोमा v तैयार हो गया। और u कोमा v कहाँ होगा, तो इस तरीके से रूपांतरण हुआ है, ठीक है। तो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज ये है कि कितना शानदार काम किया है। हो पॉइंट वाइज ही रहा है, लेकिन आप समीकरण का महत्व जो है वो यहां से निकल के आता है कि समीकरण ने क्या कमाल किया है। आप अगर पॉइंट टू पॉइंट खेलते तो ये चीज कभी पॉसिबल ही नहीं हो सकती थी कि अगर आप बिंदु 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 खेलते रहते तो बिंदुओं की संख्या अनंत है, बिंदुओं की संख्या अनंत है। तो ये पावर ऑफ इक्वेशंस है ना। जब पावर ऑफ इक्वेशंस मींस पावर ऑफ अलजेब्रा, अलजेब्रा में कितनी ताकत है, ये इसका एक छोटा सा एग्जांपल है कि किस तरीके से बहुत सीमलेस तरीके से हम लोगों ने इस चीज को बना लिया। अगर हम समीकरण समीकरण खेलते हैं तो बजाय हम पॉइंट पॉइंट खेलते हैं। तो अगर हम इसे पॉइंट पॉइंट खेलते रहते तो हम कभी भी इसका रूपांतर नहीं कर पाते। आज मैं अगर शुरू करता, 10 दिन बाद आप पूछते तो क्या होता, तो मैंने कहता आज 100 बिंदु बना लिए, 200 बिंदु बना लिए, 400 बिंदु बना लिए। समय के साथ बस बिंदुओं की संख्या बढ़ती चली जाती, कभी भी ये नहीं होता कि सारे बिंदु मैंने बना लिए। लेकिन जब आप बिंदु पे फोकस ना करके, क्योंकि बिंदु समीकरण से बंधा होता है, आप समीकरण की स्टडी करते हैं, समीकरण को पकड़ते हैं, आपको पता है चीजें समीकरण में बंधी जा सकती है। चीजों को एक एक व्यक्ति को बांधने से अच्छा है कि वो समीकरण ढूंढो जिसको वो रूल कर रहा है, जिससे वो गवर्न हो रही है। बात पकड़ रहे हैं, बात इंटरेस्टिंग बात पकड़ रहे हैं कि मैथ्स का सबसे बड़ा एडवांटेज क्या होता है। सबसे बड़ा एडवांटेज क्या होता है, मैथ्स ने हमें एक चीज सिखाई है कि इंडिविजुअल पे फोकस करने के बजाय उसके डायनेमिक्स के ऊपर फोकस करो। डायनेमिक्स का मतलब वो जो सेट है वो किसी रूल को फॉलो कर रहा है, उस रूल को पकड़ो। रूल्स मीन्स इक्वेशन, उस इक्वेशन को पकड़ो। वो इक्वेशन पकड़ में आ गई, जो मैथ्स का बेसिक होता है। अभी कोविड के टाइम का देख लीजिए, चाहे शेयर मार्केट को देख लीजिए, चाहे और चीजों को देख लीजिए। साइंस हमेशा, जो मैथमेटिक्स है या साइंस को ले लीजिए, साइंस भी ऐसा ही करता है। साइंस जो होता है उसके एक पॉइंट को नहीं पकड़ता, उस पूरे ग्रुप को पकड़ता है। और वो ग्रुप जो है वो किस रूल को फॉलो कर रहा है, हम उसे पकड़ते हैं। ग्रेविटेशन में हमने ये नहीं पकड़ा कि कॉपी नीचे क्यों आ रही है, पेंसिल नीचे क्यों आ रही है
है ना, पेज नीचे क्यों आ रहा है, सेव नीचे क्यों आ रहा है, नहीं, हमने देखा कि सब चीजें नीचे आ रही है, हम सब चीजें नीचे आ रही है, तो सब में कॉमन चीज है, सब नीचे आती है। फिर हमने पढ़ा कि ये कॉमन रूल है जो सब पे अप्लाई हो रहा है। अब सब पे अप्लाई हो रहा है तो चलते हैं इसकी इक्वेशन बनाने कि कौन सी इक्वेशन है जिससे ये काम कर रहा है, कि कौन सी इक्वेशन है जो उसको रूल कर रही है। चाहे मैं पेन फेंकू, चाहे मैं कॉपी फेंकू, चाहे मैं बच्चा फेंकू, चाहे मैं किसी चीज को फेंकू, हर चीज नीचे की तरफ आती है। तो इसका मतलब है कि कुछ ऐसा है जिसको एक रूल में बांधा जा सकता है। रूल होगा तो इक्वेशन होगी, और रूल अगर है तो इक्वेशन है, और इक्वेशन है तो फिर हमारे पास पता चल जाएगा कि कौन है जो उसको कंट्रोल कर रहा है, और फिर इक्वेशन को हम अपने हिसाब से आगे यूज कर सकते हैं, बदल सकते हैं। तो ये वाला छोटा पॉइंट है, लेकिन बड़ा कमाल का पॉइंट है कि कैसे मैथमेटिक्स जीवन को शेप करती है। ठीक है, बात समझ आ गई ये वाली? ठीक है, हाँ जो एक रह गया बीच में, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। और एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात आप लोगों को बताऊंगा कि अब जो समय बदला है, अब जो नई एज आई है, कल ही एक डिस्कशन चल रहा था हमारा, तो जो हमारा ग्रुप है, तो उसमें एक अच्छा डिस्कशन चल रहा था। और मेरे जो इंजीनियर स्टूडेंट, मतलब जो मेरे साथ में पढ़े हुए हैं, जो मेरे साथ में कॉलेज में रहे हुए हैं, कोई डेटा साइंस में गया हुआ है, कोई आईबीएम में काम करता है, कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, कोई मेरी तरह बिजनेस कर रहा है, कोई मेरी तरह टीचिंग कर रहा है। तो हम जो उस समय जो हम थे, जो लोग जुड़े हुए थे हमारे साथ, उनके बीच में डिस्कशन हो रहा था। तो डिस्कशन बड़ा कमाल का हुआ कि अब जो जनरेशन आई है, 2024 की जो जनरेशन आई है, इस जनरेशन को ये जानना अब जरूरी हो गया कि मैथ्स क्या है। अब उसे ये जानना उसके लिए बिल्कुल बेकार है। अगर वो सिर्फ मैथ्स को एज ए इंफॉर्मेशन काम में ले रहा है, तो वो युग चला गया जिसमें एज ए इंफॉर्मेशन काम करा करते थे। आप सन 1990 या सन 2000 तक आप गणित को एज ए सूचना के तौर पे काम में ले सकते थे कि 2+3 5 होता है, 7+3 10 होता है, 11+5 15 होता है, 8 को 3 से गुणा करें तो 24 होता है। ये चीजें 2010 तक तो वैलिड थी, काम करती थी। इससे आपकी कब परीक्षाएं टूट जाती थी, आपको नौकरी मिल जाती थी, ये सब ठीक था। लेकिन 2024 में आप इस सूचना के साथ नहीं चल सकते, क्योंकि ये आंसर तो आपको कंप्यूटर दे देगा। आज अगर आप गूगल पे जाएं और गूगल का जो जेमिनी चलता रहता है, उसको पूछ लीजिए कि 2 और 3 कितने होते हैं, वही आपको बता देगा 5। तो इसमें फिर आपका क्या महत्व है? इसमें फिर आपका क्या महत्व है? ये जो चीज जिसको आप पूछ रहे हैं कि 2+3 कितना होता है, ये सवाल जो है, इन सवालों को अब आपका कंप्यूटर आपसे बेहतर सोल्व कर सकता है, और ज्यादा अच्छा सोल्व कर सकता है। जो सूचना है वो आपसे ज्यादा स्पीड से, ज्यादा त्वरित तरीके से आपका कंप्यूटर आपको दे सकता है। तो इंपॉर्टेंस बदल चुकी है। ये जो पहले जो चलती आ रही थी वो इंपॉर्टेंस खत्म हो गई, अब इंपॉर्टेंस आई है। जैसे डेटा साइंस की बात हो रही थी, तो डेटा साइंस में स्टैटिक्स काम आती है, सांख्यिकी काम आती है। लेकिन उसमें जो सांख्यिकी काम आती है वो ये नहीं आती कि माध्य निकालो, ये काम नहीं आती कि माध्य निकालो। वो ये आती कि माध्य कहाँ काम में लोगे, माध्य को आप कहाँ काम में लोगे, कैसे काम में लोगे, माध्यिका को आप कैसे काम में लोगे, माध्यिका को आप कैसे काम में लोगे। आपको मान लीजिए अमेजोन का डेटा साइंटिस्ट बना दिया, अब वहां पे लोग प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, रिव्यू दे रहे हैं। तो उस रिव्यू को, उस डेटा को जो वहां मिल रहा है, उसको आप कैसे यूज करेंगे, उसमें अपना माध्य कैसे यूज करेंगे। जो आपने माध्य पढ़ा है कि प्रेक्षणों का योग बटा प्रेक्षणों की संख्या, इसको आप कैसे यूज करेंगे उसके अंदर, अमेजोन के अंदर, या कोरियर के अंदर, जो कोरियर सर्विसेज काम करती है वो, उसके अंदर, या सोशल नेटवर्किंग है, यूट्यूब है, इनके अंदर बहुत से डेटा आते रहते हैं, सारा दिन डेटा आता है, अमित जी क्या देख रहे हैं, उसमें आप माध्य को कैसे यूज करोगे। मेरा जो डेटा डेली यूट्यूब ले रहा है, उसको वो कैसे माध्य का यूज करके
मेरे एक्सपीरियंस को बेटर कैसे करेगा, माध्यिका का यूज करके, स्टैंडर्ड डेविएशन जिसे मानक विचलन कहते हैं उसका यूज करके वो कैसे मुझे यूट्यूब पे ज्यादा देर तक बांधे रख सकता है। तो अब जो चीजें चेंज हुई है वो हुई है कि आपको ये पता होना चाहिए, सिर्फ इतना नहीं कि माध्य होता है प्रेक्षणों का योग बटा प्रेक्षणों की संख्या ना, इससे आप कैसे काम में, जैसे मैं एग्जांपल देता रहता हूँ अपने जीवन के कि जीवन में कैसी चीजें काम आती है ना, वो पॉइंट अब आप चाहिए कि भाई माध्य को काम में लेके दिखाओ, माध्य को काम में लेके दिखाओ। ये रहा एग्जाम्पल, ये रहा सेट, बताओ अमित जी ने आज ये वीडियो देखे, इसका माध्य यूज करके बताओ कि इससे माध्य से आप क्या जानकारी निकालोगे और कैसे अमित जी को यूट्यूब पे अगली बार आप उसे ज्यादा देर कैसे रोकोगे। इसमें माध्य का इस्तेमाल करके अमित जी को कल जब अमित जी यूट्यूब पे आए तो आज के मुकाबले उनका ज्यादा समय होना चाहिए, माध्य को यूज करके दिखाओ, माध्यिका को यूज करके दिखाओ, बहुलक को यूज करके दिखाओ। तो ये अब जो आया है, जो नई जनरेशन आई है, इसके चैलेंज ये हो गए हैं कि उसे ये बताना पड़ेगा कि वो जो पढ़ रहा है वो काम कैसे आता है। और वो नहीं कि वो किताबें ढूंढ के पढ़ के बताए, अच्छा मैं किताब देख के आता हूँ किस किताब में क्या लिखा हुआ है, नहीं, आपको सोचना पड़ेगा कि काम आते हैं। ये तो मैं हमेशा समझा चुका कि कोई चीज ऐसी है ही नहीं इस धरती पे जो बिना मैथ्स के चल सके और मैथ उसे बेटर ना कर सके, मैथ उसको बेहतर ना कर सके, ऐसा कोई भी एग्जाम्पल आपको नहीं मिलेगा, एक भी सिंगल एग्जाम्पल जिसके को मैथ और अच्छा नहीं कर सकती। ये पार्ट है, तो ये अब बदल गया है। अब जो 2024-25 चल रहा है इसमें ये बदल गया है कि आपको ये बताना होगा कि आपने जो पढ़ा है उसे काम में लेके दिखाओ, आपने रूपांतरण पढ़े, काम में लेके दिखाओ, कहाँ काम आते हैं। तो ये बदल गया, ठीक है ना। ये जो नया जनरेशन है, इस नए जनरेशन की चैलेंजेस अब ये होंगे, ये बड़ा होगा। इसलिए कल परसों पहला दिन एक वीडियो भी मैं देख रहा था, उस वीडियो में बड़ा अच्छी बात बताए थे। वो एक लड़की थी अपना कॉलेज करके, तो वो उसमें यूट्यूब पे था वो वीडियो, उसमें वो सब डेटा साइंस के बारे में बता रही थी। तो उसने भी एक बहुत सुंदर बात की थी, उसने कहा था कि देखो अब ये मत सोचना कि जब मैं बोल रही हूँ कि डेटा साइंस में मैथ्स की जरूरत पड़ेगी, बिना मैथ्स के डेटा साइंस नहीं होता, तो आप ये सोचो कि मैथ्स के फॉर्मूले पढ़ के आ जाऊंगा, मैथ्स के फॉर्मूले पढ़ के डेटा साइंस में आ जाऊंगा, तो गलत है। उससे बिल्कुल भी काम नहीं चलेगा। सिर्फ आप ये पढ़ के आ जाओ कि माध्य बराबर होता है प्रेक्षणों का योग बटा प्रेक्षणों की संख्या, और यूं करके आ जाओ और हाँ करा दो मुझे डेटा साइंस, मैंने पढ़ा हुआ है माध्य, मैंने पढ़ा हुआ है माध्य का, मैंने सूत्र पढ़े हुए हैं सबके, ना, फिर तो बेकार है, टाइम बर्बादी है, कुछ नहीं होगा। जब तक आप उसके कोर तक नहीं समझते हैं उसको कि माध्य क्या होता है और वो कैसे यूटिलाइज करता है, कैसे हमारे अनुभवों को बेहतर बनाने में मदद कर सकता है, ये जब तक समझ में नहीं आता, जब तक उसके प्रैक्टिकल एग्जाम्पल, उसकी प्रैक्टिकलिटी आपको नहीं समझ में आ रही है, तो बेकार है ना। जानना बड़ी बात नहीं है, आप इंटरनेट पे जाइए, इन्फॉर्मेशन है, जानने से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है समझना, कि आप उसे समझते भी हैं कि ये फॉर्मूला क्या कहता है। तो वो चीजें बदल गई है। अब नया जनरेशन 2024 से जो ये जो इंटरनेट की क्रांति, बड़ा जो एआई वाला आया है, इसमें ये चीजें अब बदल जाएंगी। अब ये शायद जैसे हम खुद ही कहते हैं, देखते ही हम लोग आज के टाइम में हम खुद ही देखते हैं कि भैया बदल गई है दुनिया, ये लास्ट की कहानी है, जो अंतिम पड़ाव में हम लड़ाई लड़ रहे हैं, बस वही है। अभी छोटा सा कल का ही बात चल रहा था कि बीए के एडमिशन बंद हो गए, बीए में लोग एडमिशन लेना बंद कर दिए। बीए के अंदर, पहले बीए के अंदर लोग प्राइवेट करा करते थे, बीए में रेगुलर सीटें भरनी मुश्किल हो रही है, ये हालत है। बीए में लोग नहीं जाना चाहते, नहीं पहले याद हो तो बीए में रेगुलर तो कभी भर जाती थी, लोग प्राइवेट भी टूट टूट के पढ़ते थे, अब बीए में भी सीटें खाली जा रही है। इसका मतलब लोग इतने समझदार हो गए हैं कि इस कन्वेंशनल तरीके से जो पढ़ाई हो रही है इसका कोई महत्व नहीं है, ये बेकार है, ये टाइम वेस्ट है, इससे बेहतर है कि कुछ और कर लो बजाय डिग्रियां इकट्ठी करने की। तो इसलिए चीजों को अच्छे से समझिएगा, इसके जो सार है उसको पकड़ने की कोशिश करिएगा कि हम चीजें क्या कर रहे हैं, हम जो ये कर रहे हैं ये सिर्फ ऐसे नहीं कि सिर्फ एज ए इन्फॉर्मेशन आप इसको कलेक्ट करें, एज ए इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करें, बजाय इसको जानने की कोशिश करें कि ये क्या कर रहा है और आपके जीवन को किस तरीके से ये प्रभावित करता है। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, अगर कोई ट्रांसफॉर्मेशन इस प्रकार से है, W बराबर अल्फा जेड प्लस बीटा, अल्फा और बीटा कॉम्प्लेक्स नंबर है, अल्फा और बीटा कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो इस टाइप का कोई भी रूपांतरण जब होगा, इस टाइप का कोई भी रूपांतर जब होगा उसको लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बोलेंगे। लीनियर क्यों बोला है, क्योंकि यहां देख सकते हो जेड पे एक पावर है, जेड पे जो घात है वो एक है,
या यूं मानो कि ये रेखा की तरह समीकरण है, एक समीकरण जैसे y बराबर एम एक्स प्लस सी, y बराबर एम एक्स प्लस सी टाइप का समीकरण, मतलब रेखा का समीकरण जो होता है उस टाइप का समीकरण है, तो उसको लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कहा गया। अब इस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की खास बात यह है कि जब इस टाइप का कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन होगा, इस टाइप का कोई भी फलन आपके पास होगा जिसमें z एक कॉम्प्लेक्स नंबर से गुणा हो रहा होगा और एक कॉम्प्लेक्स नंबर और जुड़ रहा होगा, एक कॉम्प्लेक्स नंबर से गुणा हो रहा होगा और एक कॉम्प्लेक्स नंबर जुड़ रहा होगा, इस केस में आप देखेंगे कि हो क्या क्या रहा है। z जो है वो अल्फा से गुणा हुआ है, अल्फा कॉम्प्लेक्स नंबर है, जब कॉम्प्लेक्स नंबर से गुणा होते हैं तो घूर्णन भी होता है और आवर्धन भी होता है। यानी आकृति में जैसे ही z अल्फा से गुणा होगा, अल्फा के हिसाब से, जो अल्फा है उसके हिसाब से उसका छोटा या बड़ा होना हो जाएगा, जो भी अल्फा का जो मापांक होगा, वो मापांक अगर 1 से कम हुआ तो आपको संकुचन मिलेगा, और अल्फा का मापांक अगर 1 से बड़ा हुआ तो आपको आकृति बड़ी मिल जाएगी। अल्फा का मापांक 1 हुआ तो एग्जैक्टली वो जैसा था वैसा मिल जाएगा। फिर अल्फा का जो भी कोण है, मान लो 30 डिग्री है, तो पूरी आकृति 30 डिग्री पे घूम जाएगी, घूर्णन हो जाएगा। तो घूर्णन और आवर्धन हो गया। अब घूर्णन आवर्धन होने के बाद में जो आएगा उसमें फिर बीटा जुड़ेगा, बीटा जुड़ते ही बीटा स्थानांतरण कर देगा, बीटा जुड़ा हुआ है, और जब कोई जुड़ता है तो वो स्थानांतरण करता है। तो यानी आप देखेंगे कि इस फॉर्मूले में जो भी आप इनपुट देंगे, जो भी आकृति का इनपुट देंगे, उसका आवर्धन भी होगा, उसका घूर्णन भी होगा और उसका स्थानांतरण भी होगा। मतलब वो आकृति अपनी जगह छोड़ के दूसरी जगह भी जाएगी, वो घूमेगी भी, वो बड़ी छोटी भी होगी। यानी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन एक संयुक्त है, एक संयुक्त रूप है किनका? घूर्णन, आवर्धन और स्थानांतरण का। इसमें तीनों चीजें आपको मिलेंगी। कोई भी आकृति जब आप उसमें डालेंगे तो जब वो बाहर मिल आएगी तो आप देखेंगे उसमें तीनों प्रकार की चीजें आपको देखने को मिल रही है। उसमें घूर्णन भी हो रहा है, उसमें आवर्धन भी हो रहा है, उसमें शिफ्टिंग भी हो रही है। बात समझ रहे हैं? बात समझ रहे हैं क्या हो रहा है? ठीक है ना। जैसे मान लो मैंने इनपुट के तौर पे एक सर्कल दिया, एक सर्कल, पैक सर्कल मैंने उसको दे दिया। ये देखो, ये एक या एक ट्राइंगल ले लो, एक त्रिभुज ले लो, क्योंकि सर्कल में तो क्या आपको घुमाव नजर नहीं आएंगे। एक ट्राइंगल ले लेता हूँ, त्रिभुज ले लेता हूँ, त्रिभुज में आपको घुमाव नजर आएंगे। तो जैसे ही आपने लिया, ये आपका किस में है? जेड समतल पे है। अब जेड समतल में एक ट्राइंगल था, फिर आप जेड का जो भी मान होगा उसको अल्फा से गुणा करेंगे। अल्फा जो है अपने मापांक और कोणांक के हिसाब से इसको बड़ा छोटा कर देगा। पहले घूर्णन, आवर्धन, यहां से मान लेते हैं कि ये हुआ इसका आवर्धन, ये आकृति बढ़कर स्ट्रेच हो गई, यूं हो गई। फिर अगला हो जाएगा इसका घूर्णन, ये आकृति घूम जाएगी, क्योंकि अल्फा में जो भी कोण होगा उस कोण पे ये आकृति घूम जाएगी, यानी घूमकर ये आकृति का शेप मान लो अब ये यूं हो गई। फिर अगली बार बीटा जुड़ेगा तो ये आकृति शिफ्ट होके कहीं और आ जाएगी। तो जब भी आप रैखिक रूपांतरण करेंगे तो आपकी जो मूल आकृति है उसमें बदलेगा कुछ नहीं, उस आकृति एग्जैक्टली वही दिखेगी। जो आप दोगे, हाथी दोगे तो हाथी मिलेगा, लेकिन थोड़ो सो मोटो हाथी मिल सके, थोड़ो माड़ो हाथी मिल सके, थोड़ो घुमेड़ो हाथी मिल सके, और एशिया की जगह अफ्रीका को हाथी मिल सके, बस इतना हो सके। बाकी मोटा मोटी वो सेम रहेगा, वही जो थे इनपुट डालोगा था ना वही मिलेगा, बस थोड़ा बड्डो छोटो हो सके, थोड़ो घूम सके, और थोड़ो आपकी जगह बदल सके, घूमना गेड़ो हो सके, बस इतना होता है। इसको कहते हैं रैखिक रूपांतरण। अब ये रूपांतरण एक नॉर्मल रूपांतरण होता है, एक फेमस रूपांतरण होता है जिसको कहते हैं बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन, द्विरेखिक रूपांतरण। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, बाइलिनियर, जिसे द्विरेखिक रूपांतरण कहते हैं, बाइलिनियर या द्विरेखिक, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। द्विरेखिक, द्विरेखिक रूपांतरण। अब द्विरेखिक जो होता है उसका मतलब नाम से पता चल रहा है, दो रेखिक रूपांतरण आपको मिलेंगे, दो रेखिक रूपांतरण मिलेंगे। और यहाँ पे इंग्लिश में जो नाम है एक और है, फ्रैक्शनल,
फ्रैक्शन मतलब भिन्न, भिन्नात्मक। कई इसको मोबियस ट्रांसफॉर्म भी कहते हैं, मोबियस ट्रांसफॉर्म। और होलोमॉर्फिक। तो इसके कई नाम हैं, कंफ्यूज मत हो जाना कि सर आपने द्विरेखिक रूपांतरण पढ़ाया है, वो मोबियस रूपांतरण नहीं पढ़ाया। तो कई किताबें इसको मोबियस बोलती है, कई इसको मोबियस कहती है, कई इसको होलोमॉर्फिक कहती है, कई इसको द्विरेखिक कहती है, कई इसको भिन्नात्मक कहती है ना, भिन्नात्मक। क्लियर है, बात समझ में आ रही है ये कि ये जो नाम है ये नाम कई है, चीज एक ही है, नाम अलग अलग रख दिए। और वो नाम अलग अलग इसलिए भी हो जाते हैं कि जब इसकी व्युत्पत्ति होती है तो जिस व्यक्ति ने की होती है, कई तो उसको श्रेय देने की कोशिश करते हैं, बोले यार इसने व्युत्पत्ति की है तो उसको श्रेय मिलना चाहिए, तो वो मोबियस मोबियस, तो उन्होंने मोबियस ट्रांसफॉर्म चला दिया। फिर कई लोगों को लगा यार इसमें इसके गुणों के आधार पर, नाम व्यक्ति के नाम पे नहीं होना चाहिए, इसके गुणों के आधार पे होना चाहिए। अरे अलग अलग है, जैसे कोई कैपिटलिज्म के पक्षधर है, कई कम्युनिज्म के पक्षधर है, कई है बोले ना थोड़ा सा कैपिटलिज्म होना चाहिए, थोड़ा कम्युनिज्म होना चाहिए, दोनों मिक्स होने चाहिए। कई होते हैं बोले नहीं सोशलिज्म होना चाहिए, कई सोशलिज्म के पक्ष में होते हैं। तो अलग अलग विचारधाराएं नहीं होती क्या, तो वैसे ही होते हैं। गणित में भी आपको ऐसा ही देखने को मिलता है, अलग अलग विचारधाराएं आपको देखने को मिलती है। जैसे एज ए, इसका छोटा सा एग्जांपल के लिए गॉड को ले लो, भगवान को ले लो। आप देखेंगे कि जितने भी नोबेल प्राइज से शुरू कर लेते हैं, जितने भी नोबेल प्राइज जीतते हैं उसमें से एक अच्छा प्रतिशत आपको उन लोगों का भी मिलेगा जो भगवान को मानते हैं। अब आप कहेंगे कि यार ये साइंस के व्यक्ति होके, साइंटिस्ट होके भगवान को मान रहे हैं, ये कोई बात है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा गलत ये आ जाता है कि आप ये तो एकदम सीधा सीधा पकड़ लेते हैं कि वो भगवान को मानते हैं। जैसे आप मुझे देखो, मैं राधे राधे करता हूँ, मैं सीताराम सीताराम करता हूँ, लेकिन क्या मैं भगवान को उसी रूप में मान रहा हूँ जिस रूप में आप मान रहे हैं? ये कहाँ क्लियर हुआ, ये कहाँ कन्फर्म हुआ? अगर मैं राधे राधे बोल रहा हूँ, या मैं सीताराम सीताराम बोल रहा हूँ, या मैं नारायण नारायण कर रहा हूँ, तो क्या इसका मतलब यही हुआ कि एग्जैक्टली आप भगवान को जैसे मानते हैं वैसे ही मैं मान रहूंगा, या भगवान की समझ भी मेरी वैसी होगी जैसी आपकी? इससे क्या ये कंफर्म हुआ? तो जवाब है नहीं, ये तो कंफर्मेशन नहीं हुआ। मैं राधे राधे बोल रहा हूँ तो मेरे लिए राधे राधे का क्या अर्थ है? मेरे लिए राधे राधे का क्या अर्थ है? कोई और अर्थ भी हो सकता है, ये सब्जेक्टिव है। जैसे लाल रंग है या हरा कलर है, लाल रंग क्या सबके लिए एक जैसा होता होगा? नहीं, किसी के लिए बुरा होता है, किसी के लिए अच्छा होता है, किसी के लिए ठीक ठाक होता है, किसी के लिए हल्का होता है, किसी के लिए भारी होता है। तो इतना सब कुछ जो है वो वैरायटी है जो बदल जाता है। तो वो एक सब्जेक्टिव चीज है, वो एक सब्जेक्टिव चीज है। लाल रंग होता है, लेकिन वो सबके लिए एक जैसा नहीं होता। हर किसी के लिए लाल रंग की डेफिनेशन अलग अलग हो सकती है। हर कोई लाल रंग को अलग अलग तरीके से समझता है, जानता है, अपने अनुभवों से समझता है। किसी के लिए लाल रंग के अनुभव खराब हो सकते हैं, किसी के लिए लाल रंग के अनुभव खराब हो सकते हैं, किसी के लिए अच्छे हो सकते हैं, किसी का शुभ कलर हो सकता है, रंग हो सकता है। तो ढेर सारी चीजें हैं जो लाल रंग के साथ जुड़ी हुई है, वो सब्जेक्टिव है। जैसे गॉड है, वो उतना ही सब्जेक्टिव है। हर किसी के लिए भगवान की अलग अलग समझ होती है। नाम राधे राधे कहने से, जैसे लाल रंग को लाल रंग कहने से सबका लाल एक जैसा नहीं हो गया, सेम वैसे ही सबके लिए राधे राधे कहने से सबके लिए राधे राधे एक तरह से नहीं हो गया, वो हजारों विभिन्नताएं। तो जो लोग भगवान को मानते भी है, जो साइंटिस्ट, 20% साइंटिस्ट, लगभग लगभग सर्वे कहता है कि 20% जो पॉपुलर साइंटिस्ट है उनका अगर सर्वे किया तो 20% साइंटिस्ट भगवान को मानते हैं, 20% मानते हैं। लेकिन मानने के तरीके बहुत अलग अलग है, अलग अलग तरीके से वो मानते हैं। ये नहीं कि कोई कोई माला भी लेके बैठा होगा, कोई माला लेके नहीं बैठा होगा, कोई और तरीके से समझ रहा होगा। तो वो 20% में भी आपको इंडिविजुअलिटी नजर आएंगी। ठीक है, और फिर ये हो जाता है कि चलो 20% मानते, 80% तो नहीं मानते। 80% नहीं मानते तो बहुमत, साइंस का बहुमत तो उन लोगों का हुआ ना जो भगवान पे विश्वास नहीं करते, या जो भगवान पे विश्वास करते नहीं करते पे पर्सन में ही नहीं पढ़ना चाहते। वो इसे फिजूल पर्सन मानते, इसे गलत पर्सन मानते कि ये पर्सन का फंसना क्या फायदा, टाइम वेस्ट है, समय की बर्बादी है, मैं क्यों उसका उत्तर दूं जिस सवाल का कोई जवाब हो ही नहीं सकता। उसके सवाल में कोई पूछे कि अंडा पहले आया मुर्गी पहले आई, तो इस सवाल में फंसने से अच्छा है हम अभी इस सवाल के लिए तैयार नहीं है, बेहतर है इस सवाल से आप दूर रहे, बिना मतलब में टाइम खराब करने से अच्छा है इस सवाल से दूर रहे। तो शायद 80% लोग उस तरीके के नेचर के होंगे जो इस सवाल में ही नहीं फंसना चाहते कि भैया है या नहीं है तो भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, और नहीं है तो भी मुझे खास फर्क नहीं पड़ता।
मुझे पता है मेरा विज्ञान काम कर रहा है और ये चीज कारगर है और मैं इसको यूज करूंगा। वो सीधा उस तरीके से स्ट्रेट फॉरवर्ड काम कर रहे हैं। और 20% पे मैंने बता ही दिया, उनमें भी अगर भगवान की मान्यता है तो उसमें भी आपको विभिन्न प्रकार की मान्यता समझ में आएगी कि कोई किस तरीके से है। जैसे यहाँ पे भी तो मानते हैं, जो इस्लाम है वो भी ईश्वर को मानता है, हिंदू धर्म भी मानता है, लेकिन क्या हम दोनों सेम तरीके से मानते हैं? काफी अंतर है, और धर्मों में भी अंतर है। तो यही इंपॉर्टेंस है कि मानने में भी बहुत अंतर मिलेगा आपको। तो इसलिए आप ये नहीं कह सकते 20% भी एक साथ है, उसमें भी बहुत वेराइटी है ना। तो सेम यहाँ पे भी बहुत विचारधाराएं टकराती है। तो किसी ने कहा नहीं यार, आदमी ने दिया है तो उसी के नाम पे आना चाहिए, मोबियस ने कहा तो मोबियस का आना चाहिए। किसी ने कहा नहीं नहीं यार, नाम पे क्या रखा है, व्यक्तियों के नाम को क्या देना, गुणों पे बात करो। तो कोई ने गुणों पे बात की तो उन्होंने इस तरीके से रिपीट कर दिया। ठीक है, तो सिर्फ नामों पे ज्यादा फोकस मत करिएगा, कि कई बार हो जाता है। पिछली बार शायद बात हुई थी, पिछली बार एक्सपेरिमेंट मैंने द्विरेखी रूपांतरण पढ़ा दिया था। वैसे तो मैंने बताता भी हूँ क्लास में कि इसको मोबियस रूपांतरण भी कहते हैं। तो किसी एक बच्चे ने मैसेज लिखा था कि सर आपने मोबियस रूपांतरण तो नहीं पढ़ाया कॉम्प्लेक्स में। मैंने कहा यार हद होगी, यही गड़बड़ हो जाती है। अब कोई किताब मोबियस कह देती है, मैंने द्विरेखी पढ़ा दिया, और मोबियस नहीं पढ़ाया आपने। तो भाई ये सब एक ही है ना। ये सब एक ही किताबें अलग अलग है, अलग अलग छाप देती है, अलग अलग नाम को यूज करती है। तो मोबियस रूपांतरण क्या होता है, ज्यादा सही नहीं है। देखो मोबियस से ज्यादा बेटर मुझे भी है कि मैं भी अगर पूछा जाए कि मेरी सोच, तो मेरी सोच इसके साथ जाएगी। ये ज्यादा बेटर नाम है बजाय ये, क्योंकि मोबियस से आपको कुछ नहीं पता लग रहा। मोबियस से आपको कुछ नहीं पता लग रहा, कोई इंफॉर्मेशन आपको नहीं मिलती है। लेकिन द्विरेखिक से आपको इंफॉर्मेशन मिलती है कि ये दो रेखिक रूपांतरण से मिलकर बना हुआ है। ए जेड प्लस बी एक रेखिक रूपांतरण, दूसरा रेखिक रूपांतरण सी जेड प्लस डी, फिर फ्रैक्शन, फ्रैक्शन का मतलब भिन्न, ये भिन्न, पता लग गया। ये ज्यादा बेटर नहीं लगा? आप लोगों की राय कमेंट सेक्शन में लिखिएगा कि आपको क्या लगता है ना। चलो वापस आते हैं। W बराबर ए जेड प्लस बी बटा सी जेड, ज्यादा बेटर नहीं लगा, ये ज्यादा ठीक नहीं लगा। इससे आपको ज्यादा क्लियरिटी आई कि भैया क्या है ये, ना कि मोबियस से। मोबियस से बस इतना पता चला कि मोबियस ने इसको दिया है तो उसको ऑनर करने के लिए हम दे रहे हैं। और शायद मुझे गणितज्ञों को इतना ऑनर की जरूरत नहीं पड़ती, उनका काम ही अपना उनका ऑनर ही है। W बराबर ए जेड प्लस बी बटा सी जेड प्लस डी। और फिर अगर बाने अति भ्रांता चाहिए होता तो बे फील्ड में जाता, जटा नाम ज्यादा हुआ। तो W बराबर ए जेड प्लस बी बटा सी जेड प्लस डी। इसमें एक चीज का ध्यान रखना है कि ए डी माइनस बी सी का मान 0 नहीं होना चाहिए। ए डी माइनस बी सी यानी ये जो सारणिक है ए डी बी सी, इसका मान 0 नहीं होना चाहिए, वरना ये द्विरेखीय रूपांतरण रहेगा नहीं। अभी दिखा दूंगा कि द्विरेखीय रूपांतरण क्यों नहीं रहेगा। ए डी माइनस बी सी बराबर नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, यह है द्विरेखीय रूपांतरण। अब ये रूपांतरण दिखने में रेखिक है, लेकिन रेखिक से ज्यादा बड़ा है, रेखिक से ज्यादा बड़ा है। इसमें आपको आपके जो सारे रूपांतरण है वो भी दिखाई देंगे। इसमें आपको स्थानांतरण दिखाई देगा, इसमें आपको घूर्णन दिखाई देगा, इसमें आपको आवर्धन नजर आएगा, और इसमें एक और चीज नजर आएगी जो है प्रतिलोम रूपांतरण। आपको इसमें प्रतिलोम भी नजर आएगा, यानी इसमें प्रतिलोम भी हो रहा है। तो इसमें बहुत कुछ हो रहा है। इसे बाइलिनियर को संयुक्त रूपांतरण कहते हैं। ये देखो, ये प्रॉपर्टीज है इसकी। पहली प्रॉपर्टीज ये कहती है कि जो बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन होता है, ये जो द्विरेखिक रूपांतरण होता है, ये आपके जो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन है, स्थानांतरण, घूर्णन, आवर्धन और प्रतिलोम, इन सब का मिक्सअप है। इसमें आपको सब मिलेगा। इसमें आपको थ्रिल, सस्पेंस, ड्रामा, कॉमेडी, है ना, रोमांस, सब कुछ मिलेगा। मतलब जितना होता है, क्या क्या होता है, स्थानांतरण होता है, घूर्णन होता है, आवर्धन होता है, प्रतिलोम होता है, यही तो होते हैं। ये सब मिलेंगे आपको। जब कोई भी आकृति इसमें डालोगे आप, इसमें जब कोई भी आकृति आप इनपुट करोगे, उसका स्थानांतरण भी होगा, उसका घूर्णन भी होगा, उसका आवर्धन भी होगा, और उसका प्रतिलोम भी होगा। मतलब सब कुछ मिलेगा, फाइनल होने होने तक सब कुछ उसके पास आ जाएगा। ठीक है, आओ दिखाता हूँ कैसे हो जाएगा। ए जेड प्लस बी, ऊपर से ए कॉमन, नीचे से सी कॉमन, ऊपर डी प्लस सी जोड़ने पर
डी बटा सी जोड़ने पर और डी बटा सी घटाने पर, ताकि गणित बराबर बनी रहे। उतना ही जोड़ दिया और उतना ही घटा दिया। अलग अलग करने पर सी, अलग अलग करने पर ये से कट गया, एक आ गया प्लस बी बटा ए माइनस डी बटा सी। ठीक है, अब कुछ नाम डाल देते हैं, अल्फा बीटा गामा। इसका नाम रख लेता हूं मैं एक बार अल्फा, इसका नाम रख लेता हूं बीटा, और इसका नाम रख लेता हूं गामा। तो ये बराबर हो गया अल्फा प्लस अल्फा गुना एक प्लस बीटा गुना एक बटा ठीक है, ये हो गया। अब देखो गौर करो, जैसे ही मैं जेड रखूंगा, जैसे ही मैं जेड इनपुट करूंगा, जेड में पहले गामा जुड़ जाएगा। गामा जुड़ने का मतलब हो गया कि स्थानांतरण हो गया। गामा उस आकृति को उठाकर कहीं और ले जाएगा जितना गामा की वैल्यू होगी। अब गामा का जितना मान होगा वो उतना ले जाएगा। जेड का मान आपने, जेड के मान में आपने गामा जोड़ दिया, जेड में गामा जुड़ गया। जब भी कुछ जुड़ता है तो स्थानांतरण होता है, हो गया स्थानांतरण। अब स्थानांतरण होने के बाद में देखो ये बट्टे में है, बट्टे में है यानी व्युत्क्रम हो गया, तो ये प्रतिलोम हो गया। अब कुछ का कुछ बन गया, जो दूरियां बड़ी थी वो छोटी हो गई, जो छोटी थी वो बड़ी हो गई, जो 30 डिग्री पे थे वो माइनस 30 डिग्री पे चले गए। अब बता तो नहीं सकते कि क्या बना होगा, लेकिन कुछ ना कुछ तो बना ही होगा, कुछ गया होगा तो कुछ आया भी होगा, तो कुछ और बन गया होगा, ये प्रतिलोम हो गया। फिर आगे जाके ये बीटा से गुणा हुआ, बीटा से गुणा हुआ, और गुणा होते ही हम कहते हैं कि घूर्णन और आवर्धन हो गया, तो घूर्णन प्लस आवर्धन हो गया। ठीक है, फिर आगे एक जुड़ गया, एक जुड़ते ही कोई संख्या जैसी जुड़ती है, जुड़ते ही स्थानांतरण होता है, फिर से स्थानांतरण हो गया। ठीक है, फिर बाहर अल्फा गुणा है, अगर गुणा है तो घूर्णन प्लस आवर्धन होता है, तो घूर्णन हो गया आवर्धन हो गया। तो इसका मतलब कई बार घूर्णन हुआ है, कई बार आवर्धन हुआ है। क्वेश्चन ये है कि हुआ तो है ना, कोई ऐसी चीज तो है जो नहीं हुई हो, कोई ऐसी चीज है जो नहीं हुई है। स्थानांतरण हुआ है, घूर्णन हुआ है, कई बार हुआ है वो अलग बात है, लेकिन हुआ है ना। क्वेश्चन ने ये नहीं कहा कि एक बार ही होगा या दो बार ही होगा, क्वेश्चन कह रहा है कि सब कुछ होगा। तो हुआ तो यही सब चार चीजें ही है, घूर्णन हुआ है, आवर्धन हुआ है, स्थानांतरण हुआ है और प्रतिलोम हुआ है। तो इसमें आपको मिक्सअप मिल जाता है, इसमें आपको वो एक एक्स्ट्रा पॉइंट मिल जाता है जो आपको लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में नहीं मिला था। लीनियर में आपको स्थानांतरण मिला था, घूर्णन मिला था, आवर्धन मिला था, लेकिन प्रतिलोम नहीं मिला था। चौथा पॉइंट मिस था, और इस चौथे पॉइंट की पूर्ति इसने कर दी। ठीक है, अब हम बात कर रहे थे कि भैया ये जीरो नहीं होना चाहिए। मैंने कहा था कि एड डी माइनस बी सी जीरो नहीं होनी चाहिए, इसलिए नहीं होनी चाहिए। अगर आप यहाँ ध्यान से देखें तो आपका जो बीटा है, अगर बीटा जीरो हो जाए, इन केस अगर बीटा जीरो हो जाए तो ये सारा का सारा पार्ट खत्म हो जाएगा, मतलब स्थाना जेड ही खत्म हो जाएगा। अगर बीटा जीरो हो गया तो जेड ही खत्म हो जाएगा, ये पूरा बीटा के जीरो होते ही सारा जीरो हो जाएगा, तो आपका कोई जेड बचेगा ही नहीं, और डब्ल्यू बराबर आ जाएगा खाली अल्फा, मतलब ये नियतांक बन जाएगा। तो इसलिए इंपॉर्टेंट है कि बीटा जीरो ना हो। और बीटा कौन है? अब देखो बीटा यही तो है, बीटा क्या है? बीटा जीरो नहीं होना चाहिए। बीटा है कौन? डी बी बटा ए, है ना, ये आ गया बी सी माइनस ए डी बराबर नहीं होना चाहिए जीरो के। इसलिए कहा था कि बी सी माइनस ए डी जीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि बी सी माइनस ए डी अगर जीरो हो गया तो ये रूपांतरण खत्म हो जाएगा, ये रूपांतरण खत्म हो जाएगा। तो याद रखिएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ तो ये चीजें नहीं दिखाई देती, यहाँ तो ये समझ में नहीं आता कि भाई क्यों ये मांग रहे हो, ये वाली कंडीशन क्यों मांग रहे हो, एडी और बीसी का जो अंतर है वो जीरो नहीं होना चाहिए, ये क्यों मांग रहे हो, वहां समझ में नहीं आती। लेकिन जब आप तोड़ते हैं तो आपको समझ में आती है कि इसका रोल क्या है, ये क्यों जरूरी है। अगर ये जीरो आ जाता है तो ये आपका सारा रूपांतरण क्रैश हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, कुछ बचेगा ही नहीं। क्योंकि जब जेड ही नहीं बचेगा
तो काहे का स्थानांतरण का आएगा, जेड का ही तो कर रहे हो आप, जेड का ही स्थानांतरण कर रहे हो, घूर्णन कर रहे हो, आवर्धन कर रहे हो, प्रतिलोम कर रहे हो, है ना। सोच रहे हो, अब्बा बारह आता है जिका को दुल्लो भाग्यो, अब्बा बारह आता है जिका को दुल्लो भाग्यो। अब सोचो थाने के मिलना रहे, अब बार आते ने के मिलना रहे, किशो लगे ना, मतलब बारात गईडी हुए, सोचो एक बार कल्पना करो, तो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज लगे यार। मतलब बारात गईडी हुए, ठीक है, बारात पूग गई, खाना की तैयारी हो रही है, सब कुछ तैयार है, यहाँ खबर लग गया क्या दुल्लो तो भाग्यो, अब भी बारात को क्यों है, फिर इंटरेस्टिंग पॉइंट होता है कि मतलब यहाँ हुए तो क्यों हुए, हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है, लेकिन क्यों तो सी है, खाना पीना को कह रहे तो सी, स्टेज प्रोग्राम को कह रहे तो सी, जो बहनार सब तैयार होकर आई फिर जो बहनार मार बाप पिताजी माताजी सब जो तैयार होकर आया एकदम टनाटन होकर सब आया चमकार एकदम, है ना, की प्रोग्राम होता से, तो सोचो, है ना, कल्पना करो कितनी भयानक है। और बात जो कल्पना थे कर पा रहे हो, तो सोचो बीटा का जीरो होने पर वही सब कुछ होने वाला है, बीटा के जीरो होने पर सब कुछ ऐसा कैसा होने वाला है। अगर बीटा जीरो हो जाए तो ये वही होगा जिसमें बारात पहुंच चुकी है, दूल्हा भाग चुका है, ठीक है। आ जाओ आगे बढ़ते हैं, अगली थ्योरम पे आते हैं। ये थ्योरम कहती है कि बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में और तो कुछ नहीं बता सकते, लेकिन एक खास बात है जो हम जानते हैं, वो है कि जब भी बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन में आप स्ट्रेट लाइन डालोगे, सरल रेखा डालोगे या व्रत डालोगे, आप इनपुट के तौर पे अगर व्रत या सरल रेखा डाल रहे हो, तो जो आपको आउटपुट मिलेगा वो या तो व्रत होगा या सरल रेखा होगी। मतलब कहने का मतलब इन दो के अलावा कोई तीसरा नहीं बनाएगा। अगर आप वर्त सरल रेखा डाल रहे हैं तो आउटपुट भी आपका वर्त सरल रेखा आएगा, लेकिन ये तो नहीं कि वर्त से वर्त आएगा, सरल रेखा नहीं। आप सरल रेखा और वर्त डालोगे तो आपको वापस से जो रिटर्न मिलेगा वो भी एक व्रत होगा या सरल रेखा होगी। बस ये थ्योरम कहती है, मतलब ऐसा नहीं कि परवलय बन गया, दीर्घवृत्त बन गया, अति परवलय बन गया, क्यों और बन गयो, ये नहीं। व्रत सरल रेखा का व्रत सरल रेखा में ही कुछ ना कुछ रूपांतरण होगा। चाहे ये हो सकता है सरल रेखा डाली व्रत बन गया हो, सरल रेखा डाली वापस सरल रेखा बन गई हो, ये उसके समीकरण पर डिपेंड करता है कि समीकरण कैसा है, लेकिन बनेगा इन दो में से कोई ना कोई। इन दो को ही आप इनपुट करोगे, इन दो को ही आपको आउटपुट मिलेगा, इन दो में से कोई भी मिल सकता है। व्रत या सरल रेखा एज इनपुट डालते हो। रुको मेरे कन तीर का निशान, ओरिजिनल तीर है मेरे कने, मेरे कन एकदम, ये देखो एकदम ओरिजिनल तीर। थे व्रत या सरल रेखा डालोगा तो जो रिटर्न मिलेगा वो भी व्रत या सरल रेखा होगा। एग्जैक्टली ये नहीं बता सकते कि कौन सा होगा, बस यही है कि या तो व्रत आ जाएगा या सरल रेखा आ जाएगी। फिर से रिपीट कर दूं, कई बार बोल चुके, फिर से एक बार बोल दूं, गलत फहमी ना पा लियो कि व्रत से व्रत आ जाएगा, सरल रेखा से सरल रेखा आ जाएगी, यहाँ को नहीं है। या आज जो पर में बोल रही है वह व्यापक तौर पर बोले कि भाई थे दो दे होगा, थे दो चॉकलेट है, दो भांति भांति के, एक मान लो 5 स्टार है और एक मान लो डेयरी मिल्क है, एक थैला में डाल दी। अब थे पांच जब हाथ से काट होगा तो या तो डेयरी मिल्क निकलेगी या 5 स्टार निकलेगी। अब आप कोई नहीं कहते 5 स्टार डाली हो तो 5 स्टार निकलेगी, कोई सी दो में से निकल सके। अब बात कन्फर्म है, दो डाली हो तो वह दो में से कोई ना कोई बाहर आ सी। अब कौन सी बाहर आ सी वो भी कह हाथ पर डिपेंड करे कि भी को हाथ से कौन सी हाथ में आवे,
उनसी भी के पकड़ में आवे, ठीक है ना। तो सेम बस वही एग्जाम्पल है कि वर्त या सरल रेखा थे डाल रहे हो थाना, वर्त या सरल रेखा में से कोई ना कोई एक रिटर्न में मिल जाएगा हम से। अब आप मत सोचो कि वर्त है तो वर्त ही मिलेगा, सरल रेखा है तो सरल रेखा ही मिलेगी, एक ही गारंटी परमे कौन दे रही, परमे कह रही है भाई सुन लो कि सरल रेखा और स्ट्रेट लाइन, अगर आप सरल रेखा और स्ट्रेट लाइन डालते हो तो आपको सर्कल या स्ट्रेट लाइन में से ही कोई ना कोई मिल जाएगा। पूरी बात तो माननी बेरो को नहीं के मिल सी, है ना, पूरी बात को तो मानने भी बेरो को नहीं के मिल सी, बस इतनी बात की गारंटी है कि थाने काम की चीज मिल जैसी, मतलब हाँ दो में से कोई ना कोई चीज मिल जैसी, ठीक है ना। ये थ्योरम ने लेकर कई बार कंफ्यूजन हुए, कई बार बच्चा सोचे कि वर्त वर्त बन सी, सरल रेखा बन सी, लेकिन इसी बात को नहीं है। आ जाओ, आगे आते हैं दो सर्कल, दो खास सर्कल, ये दोनों के दोनों समीकरण सर्कल के हैं, ये फैमिली ऑफ सर्कल है। फैमिली ऑफ सर्कल्स, ये दोनों के दोनों सर्कल है। इस टाइप से जब भी समीकरण हो समझ जाना वो सर्कल है, इस टाइप के दो समीकरण जब भी आए समझ जाना कि वो सर्कल, लेकिन ये दोनों खास सर्कल है, ये सिर्फ सिंगल सर्कल नहीं है। आप म्यू का और लैम्डा का मान बदलोगे तो सर्कल पे सर्कल सर्कल पे सर्कल बनते जाएंगे, हर म्यू और हर लैम्डा के लिए एक सर्कल बनेगा, इसीलिए इसको फैमिली कहा गया। सिर्फ एक सर्कल बनता तो फिर तो सर्कल कहलाता, लेकिन फैमिली ऑफ सर्कल आप तब बोलते हैं जब एक ही समीकरण से अनंत सर्कल बन सकते हैं। आप म्यू का मान बदलते जाएंगे, सर्कल अलग अलग सर्कल बनते जाएंगे, लेकिन सारे सर्कल कॉमन टाइप के होंगे, एक खास गुण आपको मिलेगा। जैसे फैमिली में होता है ना, आपका फैमिली में एक डीएनए फिक्स होता है, वही डीएनए आपको सब में मिलता है ना, डीएनए सेट होता है कि एक फैमिली एक परिवार है, उसका डीएनए का एक बड़ा हिस्सा आपको कॉमन मिलता है, डीएनए का एक कॉमन हिस्सा आपको पूरे परिवार में, माँ, उसके बाद में जो बच्चा है बेटी है उसमें, और उसके आगे फिर आप जाएंगे तो वो एक डीएनए कॉमन डीएनए आपको सब में मिलता जाएगा। तो सेम वही बात है, फैमिली ऐसे नहीं कहा कि बस आप म्यू का मान रखेंगे, एक सर्कल कुछ बन गया, एक सर्कल कुछ बन गया, सर्कल अलग अलग बनेंगे लेकिन उनमें एक चीज कॉमन होगी जो उन्हें जोड़ती होगी, फैमिली बनाती होगी, जो उन्हें फैमिली बनाती होगी। जैसे इसमें आ जाओ, इस वाले में, इसमें जो आपका सर्कल प्राप्त होगा, इसमें हर बार एक नया सर्कल प्राप्त होगा, म्यू के हर मान के लिए आपको सर्कल प्राप्त होगा। म्यू का मान 1, 2, 3, 5, 7, 11, 8, 3/2, 5/4, -2/3, सर्कल पे सर्कल, सर्कल पे सर्कल, सर्कल पे सर्कल बनते रहेंगे। लेकिन सारे सर्कल में एक खास बात होगी कि सबके सब सर्कल Z1 और Z2 से गुजरेंगे। Z1 Z2 दो पॉइंट्स है, बनने वाला हर सर्कल Z1 और Z2 से जाएगा, ये है कॉमन बात। हाँ की खानदानी बात, खानदानी पहचान, हाँ की खानदानी पहचान है ना। जब पुरानी फिल्मों में होता ना वही लॉकेट पहना देता, वही लॉकेट पहना देता या हाथ पर नाम लिख देता, फिर वो बर्थडे हो तो फिर भी माँ वो मेला में खो जातो, फिर भी माँ लास्ट का मायने आती, फिर ओ विजय तू तो मेरा ही बेटा है, ये देख ये रहा, फिर वो माँ दिखा देती मेरे भी ये, तो वे दोनों माँ बेटा जो भी होता वे मिल जाता, अच्छा आ जाओ थे हमारा हो गया। तो वो एक फैमिली पहचान है ना, फैमिली पहचान जिससे जब बच्चा खो जावे आपा ने भी करा लेनी चाहिए मन करा लेनी चाहिए कि मेरे दो टाबर है, तो मैंने भी ये पहचान करा लेनी चाहिए। नहीं डीएनए चेक कराना में तो बड़ा टाइम लग जाए, एक छोटी पहचान आपकी एक, है ना, जो फैमिली आईडी हो जाए, आधार कार्ड में भी एक फैमिली आईडी बना टाबरा के शरीर के ऊपर एक यहाँ बना दे, फिर लास्ट में कर दे बाई चांस हाइपोथेटिकल है सारी बातें, इसका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है, तो यहाँ की कुछ कर देवे तो कल गुम हो जावे फिर मिल ले तो वो दिखावा ये देख ये निशान ये हमारे खानदान का है, वो भी दिखा दे अच्छा ठीक है यही मेरा बेटा है। तो वो इंपॉर्टेंट बात है कि ऐसी पहचान आपको फैमिली ऑफ सर्कल, इस सर्कल में भी आपको ये पहचान मिलेगी। अगर इस फैमिली का कोई भी सदस्य हुआ अगर इस फैमिली का है तो Z1 Z2 से जाता होगा, Z1 Z2 से जाता होगा, ये इसकी पहचान है। तो याद रखिए कि फैमिली जब भी बोलते हो तो उसका मतलब ये है कि कुछ ऐसा है जो उनमें कॉमन है। जब भी फैमिली बोलो तो याद रखना कि कुछ ऐसा है जो उनको जोड़ता है, बांधता है, एक फैमिली बना रहा है,
कुछ ऐसा है जो उनको एक फैमिली बना रहा है। तो इसमें जितने भी सर्कल बनेंगे उनकी सबकी एक कॉमन बात होगी, सब के सब Z1 और Z2 से जाते हैं। और अगर कोई सर्कल Z1 Z2 से नहीं जाता है तो समझ जाना कि वो इस फैमिली का सदस्य नहीं है, वो इस फैमिली का सदस्य नहीं है। नंबर 1 ये होगी ए, ये होगी फैमिली। अब आ जाओ बी फैमिली पे। बी फैमिली में क्या खास बात है, बी भी सर्कल की फैमिली है, इसमें भी सर्कल पे सर्कल ही बनेंगे, लेकिन इस सर्कल में फर्क ये है कि आपके जो Z1 Z2 है वो सर्कल के सापेक्ष प्रतिलोम बिंदु होंगे। प्रतिलोम मतलब एक अगर Z1 अंदर है सर्कल के तो Z2 सर्कल के बाहर होगा। आप कितने भी सर्कल बनाओ हर सर्कल में यही होगा, Z1 अगर अंदर है तो Z2 उसके बाहर होगा। प्रतिलोम वाला जो नियम है उस नियम की पालना करेगा। AP इंटू BP बराबर R², मतलब केंद्र से Z1 की दूरी, केंद्र से Z2 की दूरी, दोनों दूरियों का गुणनफल त्रिज्या के स्क्वायर के बराबर होगा। दूरी इस तरीके से होगी और एक जो हम कहते हैं कि प्रतिलोम होता है तो एक अंदर होता है तो एक बाहर होगा, एक अंदर एक बाहर, तथा प्रतिलोम होने की जो नियम होते हैं उसकी पालना करेंगे। Z1 अगर अंदर है तो Z2 बाहर होगा, और जो प्रतिलोम वाली शर्त है वो काम करेगी। बात समझ आएगी। होंगे सर्कल ही, लेकिन मैंने कहा ना यदि फैमिली बना, ये सोचो फैमिली बनाने के लिए आप फैमिली को कैसे पहचानते हैं, कुछ तो ऐसा होता है ना जो कॉमन होता है। अगर कॉमन नहीं होगा तो फैमिली कैसे हुई, कुछ कॉमन नहीं हुआ तो फैमिली कैसे हुई। कोई मेरे फैमिली का सदस्य है तो उसमें निश्चित तौर पे हमें कुछ कॉमन मिलेगा, चाहे हमारे दादा का नाम कॉमन हो, चाहे हमारे पिता का नाम कॉमन हो, चाहे हमारे परदादा का नाम कॉमन हो, कुछ तो ऐसा होगा जो कॉमन होगा तो ही तो हम तय होगा ना फैमिली हम, वरना फैमिली कैसे पता चलेगा। समझ रहे हो, हम फैमिली हैं ये कैसे पहचान होती होगी। आप दो आदमी अगर आपको ये मेरे फैमिली का मेंबर है, कैसे पता चलता होगा ये आपके फैमिली का मेंबर है। तो कहीं ना कहीं किसी न किसी पीढ़ी पर आपके सदस्य दोनों बराबर रहे होंगे। एक गुण, एक चीज ऐसी होगी जो कॉमन होगी आप में और उसमें, बाकी चीजें हो सकता है अलग अलग हो, आपके पापा का नाम अलग हो, उसके पापा का नाम अलग हो, उसकी मम्मी अलग हो, उसकी मम्मी अलग हो, उसकी मासी अलग हो, कुछ तो ऐसा है जो कहीं ना कहीं जाके टक कनेक्ट कर रहा है, जो तय कर रहा है अच्छा फैमिली। तो इसमें क्या कनेक्ट होता है, इसमें ये कनेक्ट होता है कि अगर ये फैमिली, ये सर्कल, अगर कोई दो सर्कल Z1 Z2 से जाते समझ जाओ कि वो इस फैमिली का ही कोई ना कोई मेंबर है, और इस फैमिली का मेंबर है तो हमेशा Z1 Z2 से जाएगा। तो दोनों साइड से बोल सकते हो कि Z1 Z2 से जाएगा, Z1 Z2 से जाएगा तो इस फैमिली का मेंबर है, और इस फैमिली का मेंबर है तो Z1 Z2 से जाएगा। सेम यहीं अगर किसी सर्कल के लिए Z1 Z2 प्रतिलोम बिंदु है तो वो इस फैमिली का है, और इस फैमिली का है तो Z1 Z2 उसके लिए प्रतिलोम होंगे। समझ गया बात, समझ रहे होगे बात, चच रही है बात है। जम्मी की तरह बात, दाई आई। देखो गणित ने बार बार समझाऊं मथाने आई तो समझा कोशिश करो, कोई भी चीज गणित की यहाँ की कोनी जो थारा जीवन से कनेक्ट ना होती हुए। गणित में कुछ ऐसा है ही नहीं, चाहे वो कितनी भी एडवांस गणित हो, मैं तो थे PhD तक चला जाओ, भट्टक से रिसर्च में चला जाओ, कोई चीज ऐसी है ही नहीं जो कहीं ना कहीं आपके जीवन से कनेक्ट ना होती हो। बस आपकी समझ अच्छी होनी चाहिए तो आपको हर जगह गणित दिखने लग जाएगी, हर छोटे छोटे घटनाओं में आपको गणित दिखने लग जाएगी। अरे ये तो गणित, ये तो हम गणित में भी करते हैं, ये जीवन में भी कर रहे हैं, ये गणित में भी करते हैं, ये जीवन में भी करते हैं, है ना। ये गैप तब तक है, ये असमानता, ये जो अलग अलगपन है ये तब तक है जब तक आपकी समझ में कमजोरी है। जब आपकी समझ कमजोरी है, आपके जीवन तो समझ पा रहे हैं, जीवन में जो घटनाएं हो रही है वो समझ पा रहे हैं, लेकिन गणित नहीं समझ पा रहे। जिस दिन आपकी गणित अच्छी होने लग जाएगी, आपका जीवन और गणित एक हो जाएंगे, ओत पोत हो जाएंगे दोनों, और वो चीजें आपको वैसी दिखने लग जाएगी जैसे भी मैंने दिखाया। अच्छा, अब इनमें क्या खास बात है, इनमें खास बात यह है कि ये जो दोनों ही फैमिलियां हैं, ये दोनों ही फैमिलियों को अगर आप किसी द्विरेखिक रूपांतरण से गुजारे तो ये फैमिलियां सेम फैमिली आती है। सेम फैमिलियां मतलब अगर आप इन फैमिली के किसी भी सदस्य को, इस फैमिली के किसी भी सदस्य को, चाहे इस फैमिली का मेंबर ले लो, चाहे इस फैमिली का मेंबर ले लो, आप दोनों में से कोई भी फैमिली का मेंबर ले लो, अगर
आप इसे द्विरेखिक रूपांतरण से पास आउट करते हो, गुजारते हो, तो पहली बात तो आपको सर्कल मिलेगा, इसकी गारंटी आपको। अभी प्रमेय में कहा था ना, मैंने ये भी कहा था कि वो इस बात पे डिपेंड करता है कि सर्कल कैसा है। हो सकता है बहुत सारे सर्कल वापस सर्कल बना लेते हैं, वो डिपेंड करता है उस सर्कल पे। और इसकी गारंटी लेता हूँ, इस टाइप के जो सर्कल होते हैं वो हमेशा वापस द्विरेखिक रूपांतरण में वापस सर्कल ही बनाते हैं। ठीक है, पर मैं गलत नहीं हुई वो, क्योंकि उस पर मैंने गलत नहीं कहा था। उसमें मैंने कहा था वृत्त और सर्कल, वृत्त या सर्कल में से कुछ भी बन सकता है, वो डिपेंड करता है समीकरण किसकी है और समीकरण कैसी है। तो इस समीकरण की मैं गारंटी लेता हूँ कि ये वृत्ति बनाएंगे, तो ये दोनों वृत्ति बनाएंगे। लेकिन बात ये सुंदर है कि द्विरेखिक रूपांतरण इनके फैमिली वाले गुण को चेंज नहीं करता, जिससे फैमिली आईडी जो है ना, इनकी जो फैमिली की पहचान है वो चेंज नहीं होती। मतलब जब आप इस भाई साहब को यहां से गुजारेंगे तो आपको एग्जैक्टली ऐसा ही एक सर्कल प्राप्त होगा। ये म्यू डैश, आपको ऐसा ही सर्कल प्राप्त होगा और वो W1 W2 से जाता होगा, क्योंकि वो W का बना ना, वो W1 W2 से जाएगा। ये Z1 Z2 से जाता था, ऐसी फैमिली, इसी गुण वाली फैमिली आपको वहां प्राप्त होगी और वो W1 W2 से जाएगी। और इंटरेस्टिंग बात ये है कि W1 जो है वो आपका Z1 का ही प्रतिरूप है, Z1 की जो इमेज है वो ही W2 है, और Z2 की जो इमेज है वो W2 है। मतलब ये जो Z1 Z2 है, ये जब W1 W2 बन जाएंगे दूसरे फ्रेम में जाके, तो सेम फैमिली प्राप्त होगी, वो W1 W2 से चली जाएगी। यानी द्विरेखिक रूपांतरण ने इसके गुण को संरक्षित कर लिया, इसके गुण को बदला नहीं। खास बात है, तो बताने लायक बात थी, इसीलिए प्रॉपर्टी वही होती है, प्रॉपर्टी वो होती है जो बताने लायक हो, कुछ ऐसा जो बताने लायक हो। इसको हिंदी में गुण कहते हैं। गुण वो होता है जिसको बताने लायक हो, कुछ ऐसा हो, किसी में कुछ ऐसा हो तो मैं बताऊंगा देखो वो बच्चा ऐसा था, उस बच्चे ने ऐसा किया। तो गुण क्या होता है? गुण वो होता है जो बताने लायक हो। तो एक खास बात है, देखो सुंदर बात है। बंदे ने कुछ नहीं बनाई है तो चेंज करता है, बदलता भी है, सब कुछ करता है, लेकिन इसने कितना अच्छे से, कितने डेलीकेट तरीके से काम किया। बोला कुछ नहीं बदलूंगा, कुछ भी नहीं बदलूंगा, आप चिंता मत करो, एग्जैक्टली जो फैमिली वाला गुण है उसको मेंटेन करूंगा, और मेंटेन किया। और इस फैमिली को भी मेंटेन करता है, ऐसा नहीं कि खाली इस फैमिली को मेंटेन करता है। आप इस फैमिली को लौटा दो, इस फैमिली को दोगे तो भी आपको ऐसी की ऐसी फैमिली है आपको दे देगा, लेकिन बस चेंज करेगा, Z1 को W1 बनाएगा। और वो भी ऐसे नहीं कि कोई W1 W2 कोई भी दे देगा, ना 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 ना, वो भी ऐसे नहीं कि कोई W1 W2 दे देगा ना। आपके W1 W2 वही है जो Z1 Z2 की इमेजेस है, जो Z1 Z2 की जो इमेजेस है वही आपको W1 W2 पे काम में लेके देगा। और फैमिली का जो गुण है, जो फैमिली जिससे पहचानी जाती है, जो फैमिली आईडी है, उसको चेंज नहीं करता, अभी भी वही है। अभी भी सर्कल वैसा ही है, जो W1 W2 जिसके खिलाफ, जिसके सापेक्ष प्रतिलोम होते हैं, वो सर्कल की फैमिली बनेगी। सही है, तो बताने लायक बात तो बताई जाएगी, बताने वाली लायक तो बात बताई जाएगी। तो अब बताओ क्या समझ में नहीं है, क्या ऐसा है जो आपको अलग लगा? बाकी अरे बाप रे 9:40 तो हो गया, ठाई कौन पड़ा यार। नोटिफिकेशन को के बताओ, देखो नोटिफिकेशन ठीक हुआ है तब तक ये काम कर लिया करते। 8-1 बजे से एक बार आता कर, मोबाइल तो रहे वही है, तो 1 बजे 8 बजे आ 8:05 पर आ रहे, एक बार चेक कर लिया करो, एक बार चेक कर लिया करो कि क्लास है को नहीं। शायद 2-3 दिन में नोटिफिकेशन ठीक हो जाएगा, कोई टेक्निकल प्रॉब्लम हो सी तो 1-2 दिन में ठीक हो जाएगी। जब तक थे 8 बजे आ रही, एक बार क्लास चेक कर जाया करो कि कौन कौन सी क्लास कितनी कितनी बजे है, ठीक है ना। और बाकी प्रयास करा, देखा नोटिफिकेशन की क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, चलो मिलते हैं, 9:40 तो हो गया, फिर अगली क्लास को टाइम हो जी। हाँ वही बता रहा हूँ कि नहीं पता चलता, तो एक बार 8 बजे से आ जाया करो। अब 9:40 है तो क्लास शेड्यूल करेडी है 10 बजे की, 10 बजे शेड्यूल करेडी है, और 10 तो बजता ही दिखसी। अब और 20 मिनट में नाश तो गलवाशियाँ तो आने 10 बजे। चलो 10 बजे मान लिया, 10:05 है, 10:10 तक क्लास हो जी बस। नेक्स्ट क्लास अगर 10:30 पे कर देंगे तो फिर 12 बजे वाली क्लास डिस्टर्ब हो जाएगी। चलो 10:15 तक देख लेते हैं, 10:15, ठीक है। चलो मिलते हैं,
बातें करेंगे तो फिर ओवर टाइम हो जाएगा।